बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं उसको जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि जो लिविंग सेल होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या है ना। मतलब सेल किन चीजों से मिलके बना हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होती है, वही चीज हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये, इसमें हमको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ऑल लिविंग टिश्यूज आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे लिविंग टिश्यूज में। कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है एंड मॉलिक्यूलर साइज भी कम रहेगा, छोटे साइज के रहेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, इनके भी कुछ टाइप्स होता है, ये हमको मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड हो गए, सभी सेल के अंदर आपको प्रेजेंट होंगे। इन ऑर्डर टू सेपरेट, आइसोलेट एंड स्टडी देम वी यूज वेरियस साइंटिफिक मेथड्स। अब अगर आपको इन सभी बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, इनको स्टडी करना है ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इनको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन का मतलब होता है सेल से इसको अलग करना या इसको निकालना, सेपरेट करना। ओके, तो कुछ मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिससे हम इन बायोमोलिक्यूल्स को सेल में से, किसी भी लिविंग सेल में से आइसोलेट करके अलग कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला हो गया यहाँ पर होमोजेनाइजेशन। ये सारी मेथड्स जो है ये सेल फ्रैक्शनेशन की है। सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है सेल को मतलब ब्रेक करना और फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, ताकि उसके अंदर के सारे बायोमोलिक्यूल्स को यहाँ पर आइसोलेट कर सके, उसको सेपरेट कर सके। फर्स्ट होता है मेथड होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन में क्या होगा, ओके, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक सेल टिश्यू लिया हुआ है, हम या तो उसको ग्राइंड करेंगे या फिजिकल फोर्स करके हम उसको प्रेशर लगा के उसको हम क्रश करेंगे, है ना। और भी कुछ मेथड्स होती है, ऑस्मोटिक शॉक हम उसको दे सकते हैं, और अल्ट्रासोनिक जो वाइब्रेशंस होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है वो हम उस पर डाल सकते हैं, ताकि जो भी टिश्यूज है उसमें से इंडिविजुअल सेल अलग हो जाए। हम जो भी कोई सैंपल लेंगे वो टिश्यू का सैंपल होगा, उन टिश्यू के सैंपल में से हमको सबसे पहले सेल्स को सेपरेट करना होगा। सेल्स हम अलग अलग करेंगे, तब जाकर के हम सेल के अंदर के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं। फॉर द बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ सेल कंपोनेंट्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी अगर आपको बायोमोलिक्यूल निकालना है सेल में से या कंपोनेंट्स निकालने हैं सेल में से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी सेल, जैसे सपोज अगर प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। अलग अलग मेथड्स होते हैं। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ब्रोकन बाय केमिकल और मैकेनिकल मेथड्स। हम या तो केमिकल मेथड यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ हम एंजाइम्स यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम सेल वॉल को या फिर सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके इसको ब्रेक कर देंगे या इसको अलग कर देंगे। या हम मैकेनिकल मेथड्स यूज करते हैं, मैकेनिकल मेथड्स में ग्राइंडिंग आ जाती है ना। हमने कोई टिश्यू लिया है, उसको मोटा पेस्टल, मोटा पेस्टल मतलब वो आपने देखा होगा एक बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर से वो कुछ कूटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और चीनी का बना रहता है वो, उसको उसमें डाल के हम लोग उसको क्रश करते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे ग्राइंडिंग, या इसको होमोजेनाइजर भी कह सकते हैं हम लोग। मोटा पेस्टल अगर आपको टफ लग रहा है वो, तो हम होमोजेनाइजर भी कह सकते हैं। यूजिंग फिजिकल फोर्स लाइक प्रेशर टू ब्रेक द सेल वॉल, हम प्लांट सेल्स को जनरली हाई प्रेशर अप्लाई करके उसको ब्रेक कर सकते हैं। ऑस्मोटिक शॉक देंगे और इसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस हम प्रोड्यूस करेंगे पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की हेल्प से, देखिए उसकी वजह से, हाई वाइब्रेशंस की वजह से सेल वॉल या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो इजीली ब्रेक हो जाती है। द सस्पेंशन which contains the open cell and organelles is called a cell homogenate। अब जो क्रशिंग के बाद या ग्राइंडिंग के बाद में जो हमको जो फ्लूइड मिलेगा, जो लिक्विड मिलेगा, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सारा अंदर का कंटेंट जो है, सेल के अंदर का कंटेंट बाहर निकला रहेगा, उस पूरे मिक्सचर को हम यहाँ पर सस्पेंशन कहेंगे, ठीक है। और उसको हम सेल होमोजेनेट कहेंगे, क्योंकि सारी चीजें अब यहाँ पर सेल के अंदर से बाहर निकल चुकी है। अब इसको हमको करना है सेपरेट, है ना। तो सेपरेशन करने के लिए हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करते हैं। ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन द क्लियर सॉल्यूशन व्हिच इज अबाउट होमोजेनेट इज कॉल्ड अ सुपरहीटेड। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है,
सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग एक हाई स्पीड के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। जो भी हमने होमोजेनेट बनाया है उसको हम एक वायल में या फिर टेस्ट ट्यूब में उसको फिल करेंगे, और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको प्लेस करेंगे। और ये बहुत ही हाई स्पीड से ही रोटेट करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो भी लिक्विड पार्ट होगा सेल का वो सारा ऊपर आ जाएगा। और जो 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 भी सेल वॉल हो गया, या कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, है ना, और सेल मेम्ब्रेन हो गई जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। तो जो नीचे बैठता है उसको हम सेल डेब्रिस कहते हैं, क्योंकि सारा वेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट है जिसको हमको यूज नहीं करना है। और सेल के अंदर का जो भी फ्लूइड होगा जिसमें सारे बायोमोलेक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे ऊपर जो लिक्विड होता है, सेपरेशन के बाद जो लिक्विड ऊपर आएगा उस लिक्विड में वो चीजें प्रेजेंट हो जाती है। उसको सुपरनेटेंट कहते हैं। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन of a homogenate is done using an instrument called centrifuge। centrifuge की हेल्प से हम इसको homogenate करेंगे। It is a method by which molecules in a solution are separated according to their size, shape and density। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, साइज ज्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। जिसका मोलिकुलर वेट या साइज या शेप कम है, डेंसिटी कम है, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम उनको लेयर बाय लेयर सेपरेट कर लेंगे। The centrifuge creates a centrifugal force which causes the molecule to move according to their size, shape and density। ये हमने समझ लिया। सेंट्रीफ्यूजेस आर ऑफ टू टाइप। अब यहाँ पर दो तरह के सेंट्रीफ्यूज होते हैं। नॉर्मल क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज जो हमारे लैब में भी रखा हुआ है, आप मुझे एक बार रिमाइंड करना, मैं आपको दिखाऊंगा। एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज आई होप आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, जहाँ पैथोलॉजी लैब्स होती है ना। तो वहां पर एक छोटा सा एक मशीन होता है जिसके अंदर हम लोग ब्लड सैंपल लेके उसमें रखा जाता है, उससे उसमें जब रोटेशन करेंगे तो ब्लड की सारी सेल्स नीचे बढ़ जाती है और सारा जो प्लाज्मा होता है वो अलग हो जाता है। कुछ वैसे ही यहाँ पर होगा। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बड़ी मशीन होती है, इसमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर रोटेशन किया जाता है। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को भी हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज कैन रोटेट अप टू 5000 रिवोल्यूशंस पर मिनट। इनकी जो स्पीड होती है, नॉर्मल क्लिनिकल जो सेंट्रीफ्यूज होगा उसकी जो स्पीड होगी रोटेशन की वो हो जाएगा 5000 आरपीएम। मतलब 1 मिनट के अंदर ये 5000 बार रोटेट करेगी, गोल घूमेगी। इसमें और नॉट हैव अ कूलिंग चैम्बर यूज्ड ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं, इसकी रोटेशन पावर ज्यादा होगी, है ना। आप देख सकते हो डिफरेंस कितना ज्यादा है। नॉर्मल क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज जो है वो 5000 आरपीएम पर घूमेगा। वही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो होता है वो 5 लाख आरपीएम तक जा सकता है। ओके। और यहाँ पर इसके अंदर कूलिंग चैम्बर भी होता है, मतलब रोटेशन के साथ साथ हम वहाँ का टेम्परेचर भी लो कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, स्टडीज ऐसी हुई है कि कुछ कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हमको टेम्परेचर लो करना पड़ता है ना। तो लो टेम्परेचर के लिए हमको वहां पर कूलिंग चैम्बर देना पड़ेगा। उस कूलिंग चैम्बर के अंदर ये सेंट्रीफ्यूज मशीन रोटेट करती है, और लो टेम्परेचर के अंदर ये हाई आरपीएम मतलब से घूमेगा, जिसकी वजह से जो भी बायोमोलिक्यूल से हमको यहाँ पर अलग अलग मिल जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसके बाद में आता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट जिसके नाम से आप समझ सकते हो, जिसकी जैसी डेंसिटी होगी उसका वैसा आपको वहां पर सेपरेशन मिलेगा। दिस मेथड डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड। हम यहाँ पर एक सोल्यूशन बनाते हैं, एक कॉमन सोल्यूशन बनाएंगे, सुक्रोज सोल्यूशन बनाते हैं, है ना। इस सुक्रोज सोल्यूशन के अंदर हम इस होमोजेनेट लेयर को जब डालेंगे तो हमको जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सुक्रोज के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाएंगे, और ऊपर का जो लिक्विड होगा उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। ओके, क्योंकि कुछ कुछ बायोमोलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग सोल्यूशन के हिसाब से अलग अलग होती है। Okay, the homogenate is poured over the sucrose solution, which will be centrifuged at a high speed capable of generating a force of 50,000 to 5 lakh to 1 to 3 hours। जितना हम आरपीएम मतलब रख सकते हैं, 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के आसपास में आपको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। At equilibrium, the homogenate forms a gradient of bands at different positions depending on the size of the components। अब यहाँ पर क्या होगा, इतने स्पीड से रोटेट करने के बाद में जो भी बायोमोलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट है इस होमोजेनेट के अंदर, वो डिफरेंट लेयर्स को फॉर्म करेंगे। ओके, अलग अलग लेयर्स को ये फॉर्म करती हैं।
अभी कुछ नहीं लिखना है सूक्ष्म, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा। आप अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अभी कुछ भी नोट मत करो, सिर्फ समझ लो क्या होता है ये चीज है। Yes. उसके बाद दिस टाइप ऑफ सेपरेशन इज आल्सो कॉल्ड आइसोपिक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन, जो लेयर बाय लेयर फॉर्म होता है यहाँ पर, है ना। लेयर बाय लेयर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होगा, तो इसको हम आइसोपिक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन भी कह सकते हैं। बस रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज गिवन है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेट वर्क यूनिट, सब अलग अलग यहाँ पर यूनिट के हिसाब से सेपरेट होंगे। ठीक है। अब दिस मेथड इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ peroxisomes फ्रॉम लाइसोसोम्स। देखो कितने कितने छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स भी हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, है ना। लाइसोसोम्स कितना छोटा होता है आपको पता है, लाइसोसोम्स क्या होता है सबको मालूम होगा। ठीक है, उसके अंदर का जो एंजाइम है पेरोक्सीसोम, उसको तक हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, इतना हाई पावर है इसमें। उसके बाद में जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसको हम अलग कर सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसको मैसेंजर आरएनए से हम अलग कर सकते हैं, मतलब आरएनए के जितने टाइप्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हो आप। डीएनए को अलग कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम पॉसिबली सेपरेट कर सकते हैं। फिर लास्ट मेथड आती है इसमें बॉयंट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, buoyant density centrifugation, this is a very sensitive method of separation which allows separation of heavy isotopes and separation of heavy DNA with N15 from DNA with N14। एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, दो टाइप का हम यहाँ पर डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें जो नाइट्रोजनस सोर्स लिया हुआ है वो दो अलग अलग आइसोटोप्स लिए हुए हैं। N15 एक अलग आइसोटोप लिया हुआ है डीएनए के लिए, और दूसरा डीएनए के लिए N14 आइसोटोप लिया हुआ है। A high concentrated solution of sucrose or cesium chloride is used to form a steep density gradient। हम यहाँ पर एक सोल्यूशन बनाते हैं सीजियम क्लोराइड का, या फिर हम सुक्रोज का यहाँ पर सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होगा। द होमोजेनेट एंड सुक्रोज solution is subjected to a high सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे अप्रोक्सीमेटली 1000 आरपीएम हम 20 आवर्स के लिए इसको लगा सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। Here, the components of the homogenate move down and reach the position where the density of the suspension becomes equal to the buoyant density of the macromolecule। जैसे जो भी हमने यहाँ पर सोल्यूशन लिया हुआ है, उस सोल्यूशन का सस्पेंशन की जो डेंसिटी है जहां पर भी आएगी उस सोल्यूशन के अंदर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, ऊपर बीच में या लोअर साइड में, जहां पर भी उसकी डेंसिटी फिक्स होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी सिमिलर डेंसिटी वाला जो बायोमोलिक्यूल होगा वो वहां उसके बीच में जाके ट्रैप हो जाएगा, उस लेयर में जाके वो फंस जाएगा, या ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। ओके। The macromolecules are not separated based on their shape or size, but on their buoyant density। जो macromolecules होते हैं ना उसके लिए हम ये वाले मेथड यूज करते हैं, buoyant density होती है। A series of bands are formed based on their buoyant densities. This density is highest at the bottom and lowest at the top। मतलब जिसकी buoyancy ज्यादा है वो नीचे की तरफ मिलेंगे, और जिसकी buoyancy कम होती है वो ऊपर की तरफ मिलेंगे। buoyancy मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ फ्लोटिंग, है ना। तैरने की जो कैपेसिटी होती है, किसी भी लिक्विड में फ्लोट करने की कैपेसिटी होती है, उसको buoyancy कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम सेडिमेंटेशन। ओके, देखो इस तरह से अब क्रोमेटोग्राफी मेथड हम समझेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मैक्रोमोलेक्यूल्स आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन तो आपने कर लिया, है ना, वो लेयर अलग हो चुकी है। अब हमको उस बायोमोलिक्यूल पे यानी कि उस मैक्रोमोलिक्यूल पे यहाँ पर अलग करना है, तो हम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट is used in this method। Solution is allowed to pass through an insoluble medium which shows different affinities to different molecules in the solution। जो भी हमने मिक्सचर लिया हुआ है उस मिक्सचर के अंदर हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर जो होगा उसके अंदर हम यहाँ पर एक इनसॉल्युबल मीडियम जो है पास करेंगे इसके अंदर, है ना। और उस मिक्सचर में से जिसकी भी एफिनिटी होगी उस सोल्यूशन के साथ में, वो सोल्यूशन के साथ में नीचे बह जाएगा और बाकी के मॉलिक्यूल्स वहीं पर ट्रैक हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा बार बार करते हैं क्योंकि हर किसी का सोल्युबिलिटी अलग अलग होता है। कोई सुक्रोज के साथ सोल्युबिलिटी शो करता है, कोई इथेनॉल के साथ सोल्युबिलिटी शो करता है। समझ रहे हो, अलग अलग सोल्यूशन के साथ में अलग अलग सोल्युबिलिटी होती है मॉलिक्यूल्स की। तो हम वन बाय वन
अलग अलग यहाँ पर सॉल्यूशंस पास करते हैं, है ना। जो भी मॉलिक्यूल उसके साथ में सॉलिबिलिटी शो करेगा वो वहां डिजोल्व होकर उसके साथ में अलग हो जाएगा। The molecules move through the medium at different rates and are separated. Chromatography is of different types के types होते हैं बहुत सारे, इसको हमको नहीं पढ़ना है इतना। It is used for separation of enzymes and enzymes। बहुत सारे टेक्निक होती है, आयन एक्सचेंज होता है, जेल फिल्ट्रेशन होता है, एफिनिटी होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। हम लोग करेंगे इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जैसा ही होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको हम करेंगे। तो शायद एक एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको याद रखना। इन दिस मेथड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड चार्जेस आर सेपरेटेड। मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर दो चीजों के बेसिस पे सेपरेट करेंगे, एक तो उसका साइज क्या है और उसके ऊपर चार्ज क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। ओके, यूजिंग एन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एनोड और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। A base material through which the electric charge can be applied is used, such as agarose or polyacrylamide gel। अब इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए हमको यहाँ पर एक मतलब जेल प्लेट बनानी पड़ती है, एगरोस जेल जिसको बोलते हैं। उसकी हमको एक प्लेट बनानी पड़ती है। उस प्लेट में हम लोग एक साइड में छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इमेज दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, ये नीचे की तरफ आपको जो लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है नीचे की तरफ, ये सारे क्या है यहाँ पर जेल प्लेट के अंदर बनाए हुए गड्ढे हैं वेल्स, है ना। तो इसके अंदर हम लोग कोई भी, सपोज हम डीएनए का सेपरेशन करते हैं जनरली इसके अंदर, तो डीएनए जब इसमें हम डालेंगे, है ना, तो क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ये मूव होगा उस जेल के अंदर से। अब जेल के अंदर से मूव होगा तो जिसका मॉलिक्यूलर जो उसका साइज ज्यादा है वो स्लो मूव करेंगे, और जिसका साइज छोटा होता है वो फास्ट मूव करेंगे। ओके, इस तरह से होता है ये। The two ends of the base gel material are kept in buffer solution। बफर सोल्यूशन मतलब एक तरह का सॉल्ट सोल्यूशन है, क्योंकि करंट पास होना चाहिए। हम प्लेन वाटर डालेंगे उसमें तो करंट पास नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बफर सोल्यूशन देखिए सॉल्ट सोल्यूशन यूज करते हैं ताकि इसमें से करंट पास हो सके। हैविंग अ कैथोड एट वन एंड एंड एन एनोड एट अनदर। एक तरफ हम कैथोड पे लगाते हैं, एक तरफ हम लोग एनोड पे लगाते हैं। एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। When electric current is applied, the molecules move over the base material। base material मतलब ये जो प्लेट है एग्रोस, है ना। जैसे हम करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करंट जो है नेगेटिवली चार्ज अगर मॉलिक्यूल है तो वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। तो वो जो मूवमेंट करेगा उस जेल के अंदर से करेगा, है ना। जिस जेल में हमने उसको डाला है उस जेल के अंदर से वो मूवमेंट करेगा करंट के इन्फ्लुएंस में, जिसकी वजह से जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लो मूव करेंगे और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्ट मूव करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर अलग अलग दिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है। ठीक है, सबसे पीछे की तरफ आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। उसके ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहे हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे आगे की तरफ जो आपको दिख रहे हैं वो सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो बहुत फास्टली रन रहे हैं। ओके, this method is used for separation of proteins, enzymes, nucleotides and nucleic acids। कुछ भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, जनरली डीएनए को इसको हम या एंजाइम्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। प्रोटीन्स differing in a single amino acids are separated through immunoelectrophoresis। और नाम दिया है एक मेथड का जिसका हम लोग जो अमाइनो एसिड्स के बेस पे प्रोटीन्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ओके, अब यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन मतलब करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। सपोज सबसे पहला जो बायोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट सभी लोग जानते हैं, है ना, कि क्या होता है, लेकिन हमको उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये सब चीजें इसके में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम सब पढ़ेंगे। दे आर कंपाउंड मोड ऑफ मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे कंपाउंड है जिसमें आपको तीन चीजें मिलेगी। एक मिलेगा आपको इसके अंदर कार्बन, दूसरा मिलेगा हाइड्रोजन और तीसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप यहाँ उसका एक जो क्रूड फॉर्मूला होता है वो देख सकते हैं। ये हम लोग फॉर्मूला
ग्लूकोज का के जो फॉर्मूला होता है उसमें भी पढ़ते हैं, C6H12 and O6। ठीक है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, इन तीनों को मिला के बनता है कार्बोहाइड्रेट। ओके। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है इनको हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सैकराइड्स। कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसको मोनोसेक्राइड बोलेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है ट्रायोसिस, टेट्रोसिस एंड पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया एंड गैलेक्टोज हो गया, ये सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे। और अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो ऑलिगोसैकेराइड्स कहलाएगी, है ना। जैसे कि डाइसैकेराइड, अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो डाइसैकेराइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया। तीन मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड हैं तो उसको ट्राइसैकेराइड बोलेंगे। अगर चार है तो टेट्रासैकेराइड्स बोलेंगे, पांच है तो पेंटासैकेराइड्स बोलेंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म। तो मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम जो फूड लेते हैं उसमें कार्ब लेते हैं, तो जो कार्ब होता है वो क्या करेगा, वो बेसिक बायोमोलिक्यूल है जो कि सबसे पहले डाइजेस्ट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज यूज एज एन एनर्जी सोर्स बाय सेल एंड इन द सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज, फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, उनके सिंथेसिस में भी ये यूज हो। सेकेंड नंबर पे आता है प्रोटीन। Proteins are complex compound and made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, iron and copper। ये सारे आपको इसके अंदर इसमें compounds मिलेंगे, components। They are composed of smaller subunits called amino acids। प्रोटीन जितने भी होते हैं वो सभी छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिल के बने होते हैं। These amino acids are held together by पेप्टाइड बॉन्ड्स। मतलब जो दो अमाइनो एसिड्स हैं उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो कितने भी अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, है ना। एक जैसे 145 अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, 147 जो कि आपके हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। मोर देन 20 अमाइनो एसिड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 20 से ज्यादा है जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ओके। दे आर क्लासिफाइड एज fibrous proteins, globular proteins, simple and conjugated proteins। तो फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा तो फाइब्रस प्रोटीन हो जाएंगे, है ना। 3D शेप जैसा कुछ है तो उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहेंगे। सिंपल प्रोटीन भी होते हैं या सिंगल मॉलिक्यूल वाले, या प्रोटीन के साथ में कुछ दूसरे पार्टिकल्स या दूसरे बायोमोलिक्यूल्स भी अटैच्ड हैं तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की कैटेगरी में आएंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, कोलेजन। कोलेजन फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ स्किन, है ना। कोलेजन जो है एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। केराटिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन जो हमारे हेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। इसके बाद में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो मसल्स में प्रेजेंट होंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। एंजाइम्स होता है ना। ये एंजाइम जितने भी होते हैं सारे प्रोटीन से बने होते हैं। ये ऑल्सो टू हेल्प इन स्टोरेज एज सेल रिसेप्टर्स। मतलब ये सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर्स की तरह, तो स्टोरेज में भी हेल्प करेंगे। प्रोटीन के बाद में आता है लिपिड। फैटी एसिड ईस्टर्स होंगे ये अल्कोहल के, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे जैसे कि आपका जो भी एग्जांपल ऑर्गेनिक का, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड रेयरली ऑक्सीजन। इसमें जनरली दो मेजर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा और कार्बन मिलेगा, और कुछ कुछ में आपको ऑक्सीजन भी मिलता है, कम क्वांटिटी में मिल सकता है। लिपिड्स आर कंपाउंड्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है। लिपिड को जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो फिर दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके, ग्लिसरॉल बनता है और फैटी एसिड बनता है, इन दोनों से मिलकर बनेगा लिपिड। Few types of fatty acids which are not synthesized, such as linoleic, linolenic, and arachidonic acid, are called essential fatty acids। देखो, फैटी एसिड्स जो है दो टाइप के होंगे, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल। वैसे ही अमाइनो एसिड्स भी होते हैं नॉन एसेंशियल, दूसरा एसेंशियल। एसेंशियल इसलिए बोला है क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद बना नहीं सकती, इसको हमें मतलब बाहर से लेना पड़ेगा, हमारे फूड में इसको इन्वॉल्व करके हमको खाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो एसेंशियल हो जाएगा, एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये तीन एग्जांपल दिए जो हमको बाहर से फूड में लेना पड़ता है, हमारी बॉडी नहीं बना सकती।
फैटी एसिड्स आर आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें अब और नए बॉन्ड्स नहीं बन सकते, जो फुल्ली सेटिस्फाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये घी होता है ना, बटर हो गया, ये सब सैचुरेटेड फैट्स। और अनसैचुरेटेड फैट्स में आपकी ऑयल वगैरह आता है, ठीक है ना। ऑयल आता है, जैसे कि हम जो तेल वगैरह खाते हैं ना, ये सब अनसैचुरेटेड फैट्स में है, ठीक है। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल, कंपाउंड एंड डेरिवेटिव लिपिड्स। आप तीन तरह के लिपिड्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। लिपिड्स एक्ट एज फूड मटेरियल एंड एज फूड रिजर्व्स। दे हेल्प इन हीट इंसुलेशन। बॉडी के हीट को ये इंसुलेट करेंगे, मतलब ट्रैप करेंगे बॉडी के अंदर ही, बाहर रिलीज नहीं होंगे। फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन, हार्मोन सिंथेसिस में इसका यूज होता है। विटामिन कैरियर में इसका यूज होता है। एंड इंटीग्रल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसके अंदर, तो उनके फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। फिर आता है डीएनए के। डीएनए सभी को पता ही है इसके बारे में क्या होता है। दे आर इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलेक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। दे आर मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे प्रोटीन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स थे, वैसे ही यहाँ पर आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के। They are composed of pentose sugar and nitrogen bases called purines and pyrimidines। दो टाइप के आपको यहाँ पर प्यूरिन्स मिलेंगे, है ना, और दो टाइप के आपको यहाँ पर pyrimidines मिलेंगे। इसके नाम दिए हुए, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एडेनिन जो है और गुआनिन जो है वो प्यूरिन्स के अंदर आते हैं, और साइटोसिन जो है वो थाइमिन जो है ये pyrimidines के अंदर आते हैं। ये डीएनए के अंदर मिलने वाला आपको बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। DNA is made up of two anti-parallel chains of polynucleotides and double helix। देखो आपको लेफ्ट साइड में जो इमेज दिख रहा है, इसमें आपको दो स्ट्रैंड्स दिख रही है ना। तो एंटी पैरेलल होता है, एक स्ट्रैंड जो है वो सीधी होगी, दूसरी स्ट्रैंड उल्टी होती है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल चेन स्ट्रक्चर है। और हेलिकल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये घूम रही है ना, स्प्रिंग जैसे। एडेनाइन बॉन्ड्स विद थायमिन। जो एडेनाइन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, आमने सामने होंगे। और गुआनोसिन, गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के सामने होगा हमेशा, ये हमें काफी याद रखना है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, गाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिंथेसाइजेस आरएनए। बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके। न्यूक्लिक एसिड डीएनए वही चीज है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है ना। वायरस का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है। इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ सेल, न्यूक्लियोलस के अंदर भी प्रेजेंट होगा। कंपोज ऑफ पेंटोज शुगर। इसमें तीन चीजें होती है, किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में तीन चीजें होगी। एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेसिस, है ना, यानी कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आरएनए के अंदर भी आपको यही सेम चीजें मिलेंगी। अब इसके टाइप्स भी होते हैं आरएनए। एक होता है आर आर एन ए, दूसरा हो जाएगा मैसेंजर आरएनए, तीसरा हो जाएगा ट्रांसफॉर्म।